हेलो दोस्तों, मैं सविता पाठक और आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया चैनल। इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन ने कल पढ़ा था शब्द भेद। शब्द भेद मैंने वहाँ कल के वीडियो में बता दिया है, उसका पूरा विवरण बता दिया है। आज मैं उसके बारे में और डिटेल से यहाँ पर बताऊंगी। शब्द भेद को कल के वीडियो में अपन ने देखा है कि 4 भागों में बांटा गया है। किस किस के आधार पर? इतिहास व उत्पत्ति के आधार पर, रचना व बनावट के आधार पर, रूप व प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास व उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो इतिहास व उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 5 प्रकार से होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने शब्द भेद और उस शब्द भेद के भी अंदर के भेद। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, अर्थात तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा दी गई है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और ज्यों के त्यों प्रचलित हो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? कर्म, पुराण, चित्रकार, वरयात्रा, अश्रु, विवाद, आश्चर्य, चंद्र, सुमन, निर्मल आदि, ये सभी क्या है आपके तत्सम शब्द हैं दोस्तों। तत्सम शब्दों को समझना बहुत आसान है क्योंकि वो संस्कृत के अलग ही शब्द पहचाने जाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते आते, कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आते आते बदल गए हैं। कौन से शब्द? तद्भव शब्द कैसे होते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते आते बदल गए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे नींद, नींद का तत्सम क्या होगा? निद्रा, पोखर, मामा, गांव, जेठ इत्यादि, ये शब्द क्या है? तद्भव है। ये संस्कृत से आते आते इनका रूप बदल गया है। तीसरा है आपका देशज शब्द। देशज शब्द यानी जो देश से उत्पन्न हुआ, देश में उत्पन्न हुआ, किसी विदेशी भाषाओं से नहीं लिया गया। जैसे देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देश की भाषाओं से उत्पन्न शब्दावली। मतलब जो देश में उत्पन्न हुआ है ऐसी शब्दावली को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो ना तो संस्कृत से लिए गए हैं, ना ही विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, मक्का, कपास, थैला आदि, है ना। तो अपन ने 3 पढ़ लिया। अभी कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज। तत्सम संस्कृत से लिए, संस्कृत के शब्द रहते हैं। तद्भव जो संस्कृत से आते आते बदल दिए जाते हैं। देशज कौन से होते हैं? जो अपने देश में या प्रांतीय बोलियों के शब्दावली रहती है, वो क्या कहलाती है? देशज शब्द कहलाती है। चौथा है दोस्तों अपना यहाँ पर विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द जो फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, डच, रूसी, फ्रांसीसी, चीनी आदि शब्द जो विदेशी भाषाओं से, तो कौन सी भाषाओं से? विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चश्मा, रिक्शा, रेडियो, मुर्गा इत्यादि, ये शब्द क्या है? आपके विदेशी शब्द हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शंस में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इन चारों विकल्प में तत्सम शब्द कौन सा है, या तद्भव शब्द कौन सा है, या देशज शब्द कौन सा है, या फिर विदेशी शब्द कौन सा है, या फिर संकर शब्द कौन सा है। इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। संकर शब्द क्या है दोस्तों? ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। कौन से शब्द? ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो यहाँ पर रेल अलग शब्द है और गाड़ी अलग शब्द है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? रेलगाड़ी। अपन ने क्या पढ़ा? ऐसे शब्द जो
दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि बेईमान, बे धन ईमान। बे क्या हो गया यहाँ पर, फारसी हो गया, और ईमान यहाँ पर क्या हो गया, अरबी शब्द हो गया। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि संकर शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। दोस्तों अपन ने अभी पहला पढ़ा था इतिहास व उत्पत्ति के आधार पर, अब अपन पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द में तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं हम यहाँ पर जानेंगे। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में विचलित हो और उन्हें खंडों में विभक्त करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब यदि ऐसे शब्द जिनको दो भागों में तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो उन जो खंडों के अर्थ हैं वो कैसे होते हैं, निरर्थक होते, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे कि दिन, दिन का एक अपना अलग अर्थ है, एक विशेष अर्थ है, लेकिन यदि दिन को तोड़ दिया जाए दी प्लस ना में, तो ना तो दी का अर्थ है और ना ही अपना ना का अलग अर्थ है, इसलिए क्या कहलाएगा, निरर्थक। ऐसे यदि घर को तोड़ दिया जाए, घर का एक अपना विशेष अर्थ है, लेकिन यदि इसका विभाजन कर दिया जाए घा प्लस रा में, तो घा का कोई विशेष अर्थ नहीं है, ना ही रा का अपना अलग महत्व है, ना ही इसका अलग अर्थ है, इसलिए क्या कहलाएगा, निरर्थक खंड कहलाएगा। इसी तरह सागर, सागर को भी यदि दो खंडों में विभाजित कर दिया गया सा प्लस गर, तो ये सा का अपना कोई अर्थ नहीं और घर का भी अपना कोई अर्थ नहीं, जबकि सागर का एक अपना विशेष अर्थ है, इसलिए ये विभाजन क्या कहलाएगा, निरर्थक खंड कहलाएगा। रूढ़ शब्द दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यौगिक अर्थात जुड़ा हुआ, दो शब्द से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते। दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उसी और अपन यहाँ पर क्या पढ़ा, यौगिक शब्द में सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। पुस्तक एक अपने आप में अर्थ देने वाला शब्द है, और आलय यानी रहने के लिए घर जो रहता है, ये भी अपना अर्थ दे रहा है। तो अपने को दोस्तों यहाँ पर पढ़ा यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। सार्थक का जो अपना एक विशेष अर्थ दे उन्हें हम सार्थक खंड कहते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। नम्रता, नम्र धन ता। अब अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा दोस्तों, ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द बने। तो पुस्तकालय में दोनों रूढ़ शब्द थे। नम्रता में क्या है, नम्र क्या है, रूढ़ है, और ता क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। अत्यधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक। अति क्या हो गया, अपन ने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा उपसर्ग लगेगा या प्रत्यय लगेगा, या फिर उसी में रूढ़ शब्द लगेगा। तो अत्यधिक में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग हो गया, और अधिक क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। अब है योग रूढ़ शब्द, जो कि इसका तीसरा पार्ट है। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द की ही तरह होते हैं। अभी अपन ने सेकंड वाला क्या पढ़ा था, यौगिक शब्द, और ये तीसरा क्या है, योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द की ही तरह होते हैं और जो विभाजन होने पर अपना एक अलग सार्थक अर्थ तो देते हैं, परंतु उनका अर्थ खंडों के अनुसार नहीं होता। मतलब उनका अर्थ क्या है, उन खंडों के अनुसार नहीं होता, जबकि उनका एक अलग विशेष अर्थ हो जाता है। यहाँ पर योग रूढ़ शब्द में क्या होता है दोस्तों, कि उन शब्दों का विभाजन करने पर सार्थक अर्थ तो निकलता है, लेकिन उन सार्थक अर्थ के अनुसार उसका अर्थ नहीं होता, एक विशेष प्रकार का वो अर्थ देता है। जैसे योग रूढ़ शब्द यहाँ पर लंबोदर। योग रूढ़ शब्द क्या है, यहाँ पर लंबोदर है। यदि अपन इसको साधारण अर्थ में ले, लंबोदर को यदि अपन साधारण अर्थ में ले, तो सिर्फ यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, लंबे पेट वाला। लेकिन यहाँ पर एक ये विशेष अर्थ भी दे रहा है, लंबे पेट वाला कौन, अर्थात गणेश। यहाँ पर दूसरा है आपका पंकज। पंकज का साधारण अर्थ क्या होता है, जो कीचड़ में जन्म
तीसरा है अपना क्या, रूप व प्रयोग के आधार पर। अपन ने अभी दो पढ़े, इतिहास व उत्पत्ति के आधार पर, रचना व बनावट के आधार पर। अब तीसरा अपना है रूप व प्रयोग के आधार पर। तो रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द में कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना व बनावट के आधार पर शब्द में कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इनकी संख्या भी याद रखनी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में विकार यानी परिवर्तन होना। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग सभी को पता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक आपको पता है, सात प्रकार कर्ता ने, कर्म को, करण से इत्यादि। और पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और काल है अपने कौन से? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ये सभी इनके कारण क्या होता है, जब शब्द में परिवर्तन आता है तो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द निम्नलिखित हैं। कौन कौन से शब्द विकारी हैं? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद में नेक्स्ट अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अविकारी। अपन ने यहाँ पढ़ा है इसमें परिवर्तन होता है और अविकारी में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अविकारी शब्द के प्रकार दिए हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे क्या है आपके विकारी शब्द, अविकारी शब्द के प्रकार हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। दोस्तों अपना लास्ट है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम में अधिकांश पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। तो कई बार ऑप्शन आता है 4 और कई बार ऑप्शन आता है 2। ठीक है, ये अब उनके ऊपर है कि कंप्यूटर के ऊपर है कि वो किस तरह से मान्य कर रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं। दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द का एक सही अर्थ दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक क्या होता है? निरर्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले, उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कितने प्रकार के हैं दोस्तों? यहाँ पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी। एकार्थी यानी जिसका एक ही अर्थ निकले, जैसे कि सोमवार और गणतंत्र। अनेकार्थी यानी जिसके अनेक अर्थ निकले, हार, पराजय। विलोम यानी उल्टा, जैसे दिन का रात होता है। समानार्थी यानी एक समानार्थ देने वाला, तो जैसे कि आकाश को अपन नभ भी बोलते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा शब्द भेद का पूरा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और दोस्तों मेरे पास डिमांड भी आई है कि मैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए भाषा शिक्षण